हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवंती क्लासेस। माय नेम इज मंजीत भारद्वाज, आई एम योर केमिस्ट्री लेक्चरर। आज हम करने वाले हैं आयनिक इक्विलिब्रियम का लेक्चर नंबर 2। तो लेट्स स्टार्ट द लेक्चर, है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमने लास्ट लेक्चर के अंदर किया था आर्नियस कॉन्सेप्ट। उसके अंदर एसिड और बेस का कॉन्सेप्ट था, आर्नियस, ब्रोंस्टेड और लेविस एसिड बेस। ठीक है, तो आज हम उसको कंटिन्यू करेंगे। तो पीछे वाला थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ कि क्या कुछ है। आर्नियस एसिड क्या होता है? जो H पॉजिटिव आयन डोनेट करे। ठीक है, वो आर्नियस एसिड था। और बेस क्या होता है आर्नियस? जो OH नेगेटिव आयन डोनेट करे। यहाँ पे दोनों डोनेट हैं, ध्यान रख लेना। और ये आपने 9th 10th क्लास में यही वाला कॉन्सेप्ट आपने पढ़ रखा ऑलरेडी, ये समझ लो आपको आता है। ब्रोंस्टेड लोरी क्या कहता है कि H पॉजिटिव आयन डोनेट करने वाला एसिड है, ये तो उसने मान लिया। ठीक है, लेकिन उसने कहा कि कुछ ऐसे बेस होते हैं जिनके पास OH नहीं होता लेकिन वो बेस होते हैं। तो इसने बोला कि H पॉजिटिव आयन को एक्सेप्ट करने वाला बेस होता है। तीसरा है लेविस कॉन्सेप्ट। लेविस ने कहा कि अगर H पॉजिटिव आयन हो ही ना किसी के पास तो OH तो चलो ठीक है चल गया, H पॉजिटिव आयन एक्सेप्ट या डोनेट करेगा, बट H ही ना हो तो भाई लोन पेयर को जो एक्सेप्ट करे वो एसिड है, और लोन पेयर को जो डोनेट करे वो बेस है। जैसे कि लोन पेयर डोनर कौन है? अमोनिया, बेस्ट एवर एग्जांपल है। अमोनिया जो है वो लोन पेयर को डोनेट करता है, तो ये लेविस बेस है। और वैसे भी अमोनिया बेस है, इसको रट लो। और वो लेविस बेस है क्योंकि लोन पेयर डोनेट करता है, तो यहाँ से कभी कंफ्यूजन हो जाए तो आप लेविस एसिड बेस को अच्छे से याद रख सकते हो। और यहाँ हम बात करते हैं BH3 की। ठीक है, एक एग्जाम्पल जिसका लास्ट शेल वैकेंट होती है, तो ये लोन पेयर को एक्सेप्ट कर सकता है, ये डोनेट कर सकता है, दोनों के बीच में बॉन्ड बन जाएगा। दैट्स इट, ये हम पहले कर चुके हैं। क्लियर है ये सबको? यस बेटा। यस सर। ठीक है, चलो ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं इसी में। तो नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। आर्नियस कॉन्सेप्ट, तो यहाँ पर अब हम उसकी डिटेलिंग करेंगे। आर्नियस कॉन्सेप्ट क्या होता है, कुछ चीजें आपको पहले से पता है, मैं उसको फटाफट रिवाइज करूंगा। द सब्सटेंस व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर दे रिलीज H पॉजिटिव आयन, रिलीज H पॉजिटिव आयन। ठीक है भाई, ये हम कर ही चुके हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सब्सटेंसेस आर कॉल्ड एसिड। द सब्सटेंसेस व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर दे रिलीज, अगर वो OH नेगेटिव आयन रिलीज करते हैं तो वो बेस है। ठीक है, ये एसिड है, वो बेस है, ये आर्नियस कॉन्सेप्ट कहता है। दैट्स इट, तो ये हमें ऑलरेडी पता है। आर्नियस एसिड क्या होगा? जो H पॉजिटिव आयन डोनेट करे वो आर्नियस एसिड होगा। डेफिनेटली द सब्सटेंसेस दैट डिसोशिएट इनटू द वाटर टू गिव द हाइड्रोजन आयन। H पॉजिटिव आयन प्रोटॉन डोनेट करने वाला वो आर्नियस एसिड होगा। Ha में H पॉजिटिव आयन डोनेट कर दिया, A नेगेटिव बन गया। ठीक है, ये कॉमन टू एवरीथिंग है। हर मतलब सभी रिएक्शंस के लिए कॉमन चीज है। A नेगेटिव बना सकते हो आप, कुछ भी हो सकते हैं, HCl ले सकते हो। इट इज नॉट मैंडेटरी। अब यहाँ पर एक कंडीशन बताई गई है आर्नियस एसिड बेस की, तो लिमिटेशन कह लो इसको। इट इज नॉट मैंडेटरी टू ऑल द एसिड्स कंटेन H पॉजिटिव आयन। सारे एसिड के पास H पॉजिटिव आयन तो नहीं होता, है ना। सारे बेसिस के पास भी OH नेगेटिव आयन नहीं होता, एंड ऑल द बेसिस कंटेन OH नेगेटिव आयन। तो फिर क्या करें? तो ये कहता है कि एग्जांपल्स ऑफ तो देखिए एग्जांपल्स हैं कुछ ऐसे, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड एसिड है, अमोनिया बेस है, ये आपको अच्छे से पता है ना। अमोनिया के पास तीन तीन H हैं। अब ये मत समझना कि किसी के पास H होगा तो वो एसिड ही होगा। वो डोनेट कर सकता है क्या H पॉजिटिव आयन? इज दिस द ट्रू? नहीं, ये डोनेट ही नहीं कर सकता। यानी अमोनिया क्योंकि डोनेट ही नहीं कर सकता, इसलिए भले ही उसके पास H पॉजिटिव आयन हो, लेकिन वो डोनेट नहीं कर सकता तो वो एसिड नहीं हो सकता, है ना। बट क्या कोई किसी के पास H पॉजिटिव आयन हो ही ना, और वो अगर डोनेट, तो वो तो डोनेट कर ही नहीं सकता जब है ही नहीं, तो क्या वो एसिड नहीं हो सकता? वो भी एसिड हो सकता है। मतलब दोनों बातें सही हैं। H पॉजिटिव रखने वाला और डोनेट करने वाला पक्के तौर पर एसिड है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जिसके पास H नहीं है तो वो एसिड नहीं है, या जो H डोनेट नहीं कर सकता तो, और अगर H हो पर वो डोनेट ही ना कर सके तो भी वो एसिड नहीं होगा। ठीक है, तो ये दोनों चीजें याद रखना। तो यहाँ इन्होंने एग्जाम्पलेट कर दिया, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड एसिड है, अमोनिया एसिड है, और ये नॉट मैंडेटरी, मतलब एक्सेप्शंस है। सिंपली आप ये कह सकते हैं ये एक्सेप्शंस हैं। एक्सेप्शंस कहें या यूं कहें कि जिसको लिमिटेशन है ना, ये लिमिटेशन में मैं काउंट कर देता हूँ इसको, लिमिटेशन। ठीक है, कि भाई आर्नियस एसिड बेस में ये लिमिटेशन है। एग्जांपल इसने दिखा रखा है, अमोनिया जो है वो वाटर के साथ रिएक्शन करेगा, NH4 पॉजिटिव बनाता है और OH नेगेटिव आयन डोनेट करता है। तो OH नेगेटिव आयन डोनेट कर रहा है, इसका मतलब वो बेस हो गया ना।
है ना, बट क्या उसने OH नो गैन डोनेट किया? उसने वाटर के साथ मिलकर ऐसा कुछ किया। ठीक है, तो हम सिर्फ अमोनिया को देखें तो अमोनिया वैसे भी बेस है क्योंकि वो H पॉजिटिव आयन एक्सेप्ट कर रहा है, तो ये आर्नियस नहीं है, लेकिन ब्रोनस्टेड लोरी कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग H पॉजिटिव आयन एक्सेप्ट करने वाला क्या होता है? बेस होता है। यहाँ इसने H पॉजिटिव आयन एक्सेप्ट किया तो इसका मतलब ये बेस है, तो ये बेस हो गया। ठीक है, तो हम सिर्फ अमोनिया के हिसाब से देखेंगे, ये नहीं कि वो OH नेगेटिव आयन डोनेट कर रहा है, ऐसा नहीं होगा। यस बेटा, क्लियर है ये चीज? सर एक बार लास्ट वाली स्लाइड दिखाना। लास्ट इससे पहले वाली ये है यस। बेटा, ये है बेटा, देखो आर्नेस कॉन्सेप्ट, ये तो वही है जो मैंने बताया था। नोट सर इससे भी पहले एक और। इससे पहले वो ये है, ये तो पिछले लेक्चर में आ चुकी है, यही तो कह रहे हो। सर आपकी स्क्रीन पॉज हो रखी है और वीडियो भी नहीं आ रही। स्क्रीन पोज है क्या? ओके, तभी यस तीन ही तो। सर। ठीक है, मैं 1 मिनट रुको, देखूं कुछ चलता है क्या। मेरी तरफ से सही है बेटा, मेरी तरफ से सब सही है। आप रिफ्रेश कर लो, रिफ्रेश योरसेल्फ, अपनी मीटिंग रिफ्रेश करो, फिर शायद आपके सामने आ जाएगा। अभी देखो बेटा, आपको आ रही है स्क्रीन? यस सर। सर ये अरहेंगस एसिड वाली स्लाइड शो हो रही है मुझे। हाँ, यही यही ऑन कर रखी है। ठीक है, ये थर्ड स्लाइड है, उससे पहले वाली दिखाता हूँ आपको। ये रहा, ये कॉन्सेप्ट था, ये तो हम पहले ही कर चुके हैं, मैं आपको बता ही चुका हूँ, है ना। इसमें तो वो डेफिनेशन ही है, और इससे पहले जस्ट ये है, तो ये भी आपके पिछले लेक्चर में आ चुका है। तो पहली दोनों स्लाइड है हमारे किसी काम की नहीं है, वो पिछले लेक्चर में आ चुकी हैं। ठीक है, क्लियर है बेटा? आगे बढ़े? यस सर। ठीक है, तो देखो टाइप ऑफ एसिड, अब जरा ये भी एक अच्छी चीज है, इसको याद रखना। टाइप ऑफ एसिड कौन से होते हैं? मोनोबेसिक एसिड जो होगा, क्योंकि वो बेस से रिएक्शन करता है, तो उसके बेस के हिसाब से हम देखते हैं कि वो कितने बेसिस को न्यूट्रल कर सकता है, कितने नंबर ऑफ बेस को न्यूट्रल कर देगा, है ना, वैसा कुछ। तो ये वैसा कुछ है, इसलिए इसको बेसिक बोलते हैं। मोनोबेसिक का मतलब, या फिर मोनोप्रोटिक, प्रोटिक का मतलब होता है H पॉजिटिव आयन, प्रोटिक स्टैंड्स फॉर H पॉजिटिव आयन। ठीक है, ये प्रोटिक का मतलब है, मोनो का मतलब सिंगल, तो गिव्स सिंगल H पॉजिटिव आयन, जो सिंगल H पॉजिटिव आयन देगा उसको मोनो बेसिक बोलेंगे, एसिडिक नहीं। एसिड को बेसिक बोलेंगे और बेस को एसिडिक बोलेंगे, उल्टा बोलते हैं यहाँ पे, है ना, कौन किसको न्यूट्रल कर सकता है, तो फालतू की कंफ्यूजन है, खैर ये, लेकिन आप अपने हिसाब से इसे लर्न कर सकते हैं। मोनोबेसिक एसिड कौन सा होगा? जो सिर्फ एक H पॉजिटिव आयन डोनेट करे, जैसे कि HCl, है ना, एग्जांपल है HCl है, CH3COOH है, दोनों एग्जांपल्स हैं। नेक्स्ट है डाई बेसिक, जो दो H पॉजिटिव आयन डोनेट करे, डाई प्रोटिक बोल सकते हैं। तो मैक्सिमम 2 H पॉजिटिव आयन। ठीक है, यहाँ मैक्सिमम लिख रखा है हर किसी के आगे, मतलब वो एक भी कर सकता है किसी पर्टिकुलर रिएक्शन में, कोई डाई बेसिक एसिड हो लेकिन वो डोनेट सिर्फ एक ही कर रहा हो, तो उस टाइम पर वो मोनोबेसिक होगा, लेकिन एक्चुअल में वो डाई बेसिक है। ठीक है, तो ये हम जब एग्जांपल करेंगे ज्यादा बेटरली समझ में आएगा। जैसे कि एग्जांपल है H2SO4, दो H पॉजिटिव आयन डोनेट करता है, H2C2O4, कौन सा एसिड है भाई? ये ऑक्सैलिक एसिड, याद है? COOH, COOH, ऑक्सैलिक एसिड। यस बेटा, याद है, ये पीछे हमने किया था इसका एग्जांपल, है ना। आगे बढ़ते हैं। ट्राई बेसिक या ट्राई प्रोटिक क्या होगा? जो कि 3 H पॉजिटिव आयन डोनेट कर सकता हो, दैट्स इट। एग्जाम्पल, अब इसके एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, 3 वाले के, H3PO4, H3ASO4। ठीक है, आर्सेनिक ऑक्साइड है, टेट्रा आर्सेनिक ऑक्साइड, और ये फॉस्फोरिक एसिड है। तो यहाँ देखो, ये 3 H पॉजिटिव आयन डोनेट करता है, इसने रिएक्शन में लिख रखा है। ठीक है, तो ये हमें बताया क्यों जा रहा है? तो हम देख के बता देंगे ना, 3 छोड़ेगा, 2 छोड़ेगा, जितने एच हैं, ये जरूरी नहीं जितने एच पॉजिटिव आयन है उतने ही वो डोनेट करे। H3PO2, H3PO3, हमारे पास PO4 वाला है। ठीक है, तो H3PO2 जो है वो सिर्फ एक H पॉजिटिव आयन डोनेट करता है, ओनली वन। ठीक है, H3PO3 जो है वो सिर्फ 2 H पॉजिटिव आयन डोनेट करता है, ओनली 2। ठीक है, हालांकि तीनों में ही H तो 3 ही है, देखो H3PO2, H3PO3, H3PO4, तीनों में H तो 3 ही है, लेकिन डोनेट कितने कर रहे हैं? मैक्सिमम इनकी कैपेसिटी बेचारों की अलग अलग है।
ये चीज आप डिटेल में पढ़ोगे +2 के अंदर। फोस्फोरिक एसिड जब करेंगे, बहुत सारे एसिड्स होंगे उसमें, इस तरह की बड़ी फैमिली होगी, लाइन लगी होगी। लेकिन फिलहाल के लिए बता रहा हूँ कि ये मत सोचना कि जितने H पॉजिटिव आयन लगे हुए हैं उतने ही वो रिलीज करेगा, उसके स्ट्रक्चर पे डिपेंड करता है। प्रैक्टिस से आएगा तो याद रखना पड़ेगा। यू शुड हैव टू लर्न दीज ऑल। यस बेटा, क्लियर है ये बात? यस सर। ठीक है, सर तो एक इसको और मैं, बार बता दीजिए। हाँ बोलो, एक बार और बताऊं? बता दीजिए और बार। ठीक, ठीक है। तो देखो क्या होता है, ट्राई बेसिक एसिड मतलब 3 H पॉजिटिव आयन छोड़ता है। तो हमारे पास एग्जांपल है, यहाँ पर 3 H पॉजिटिव आयन छोड़ने वाला एक एग्जांपल इन्होंने दे रखा है। ठीक है, मैं अलग पेन यूज करता हूँ, H3PO4। अब H3PO4 देख के पता लग रहा है कि 3 H पॉजिटिव है, तो इसने 3 छोड़ दिए, चलो ठीक है। ऐसा ही होता है, हमारे दिमाग में मिथ बैठ जाता है। हम सोच लेते हैं कि जिसके पास जितना H लगे हैं उतने वो डोनेट कर देगा, बट इसी के कुछ भाई हैं H3PO2, ठीक है, H3PO3। तो इनके अंदर ऑक्सीजन का अमाउंट अलग अलग है, लेकिन इनके H पॉजिटिव आयन डोनेट करने की टेंडेंसी भी अलग है। एक H पॉजिटिव आयन अकेला सिंगल डोनेट करता है, दूसरा जो वो 2 कर रहा है। और H3PO4 अगर हो तो वो 3 करता है ना। तो इसलिए आपको याद रखना है कि कितने एसिड्स हैं और वो कैसे H पॉजिटिव आयन को डोनेट कर रहे हैं। यस, गुड दिस बेटा, आगे बढ़े हम। यस सर। ठीक है, तो ये अब आपको याद रखना है, ध्यान रखना। डिफेक्ट इन आर्नियस थ्योरी, डिफेक्ट नहीं लिखेंगे, आर्नियस थ्योरी है ये, इसके कोई डिफेक्ट विफेक्ट नहीं है। ठीक है, इनकी कमियां नहीं है, ये हेडिंग थोड़ा गलत बन गई। ठीक है, जस्ट आर्नियस थ्योरी है ये, सिंपल। अब देखिए आर्नियस थ्योरी क्या कहती है, H पॉजिटिव आयन इन वाटर आर एक्सट्रीमली हाइड्रेटेड। ये बहुत जबरदस्त लेवल पर जुड़ जाते हैं वाटर के अंदर H पॉजिटिव आयन। तो कैसे जुड़ते हैं, तो पहले मैं उसका एक डायग्राम बना दूं। वाटर का स्ट्रक्चर सबको पता है ना, वाटर का स्ट्रक्चर ये होता है, ये वाटर होता है। ठीक है, 2 लोन पेयर होते हैं ऑक्सीजन के पास में, यहाँ पे ये वाटर का स्ट्रक्चर है ना। एंगल होता है 104.5 डिग्री का। ठीक है, ये वाटर का स्ट्रक्चर है कंप्लीट। ओके, वी शेप या बेंट शेप बोलते हैं, 2 लोन पेयर्स होते हैं इसके पास में। अब वो क्या कह रहा है कि अगर मान लो वाटर के पास में एक H पॉजिटिव आयन आता है, कोई एसिड है जो H पॉजिटिव आयन डोनेट करता है, तो क्या होने वाला है। तो ये H पॉजिटिव आयन क्या करेगा, ये इस वाटर से एक इलेक्ट्रॉन अपने पास ले लेगा, इसका पॉजिटिव चला गया क्योंकि इसको इलेक्ट्रॉन मिल गया, तो पॉजिटिव चला गया, एक इलेक्ट्रॉन था, एक पॉजिटिव, और इसके ऊपर ऑक्सीजन के एटम के ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। क्यों? क्योंकि इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया, किसको किया, H पॉजिटिव आयन को। तो अब इसके पास सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन रह जाएगा। तो लेट मी शो द ओनली सिंगल इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर इसके पास सिर्फ सिंगल इलेक्ट्रॉन रह गया, दो नहीं है। और इन दोनों के बीच में अब बन जाता है बॉन्ड। ठीक है, ये ग्रीन वाला इलेक्ट्रॉन था तो नाइट्रोजन ऑक्सीजन का ही, तो इसलिए इसको कोऑर्डिनेट बॉन्ड बोलते हैं। और ये क्या बन गया अब ये बन गया H3O पॉजिटिव, और इसको बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन। हाइड्रोनियम आयन याद रख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये हाइड्रोनियम आयन, इसके ऊपर क्वेश्चन भी करेंगे। ठीक है, हाइड्रोनियम आयन। तो यहाँ देखो अब जरा, ये हाइड्रोनियम आयन आ गया। अब ये हाइड्रोनियम आयन का स्ट्रक्चर कैसा हो जाता है, अगर आप इसका स्ट्रक्चर देखो तो इसका स्ट्रक्चर भी हमें अमोनिया की याद दिलवाता है। ऑक्सीजन, 3 हाइड्रोजन विद 1 लोन पेयर। ठीक है, और ऑक्सीजन के पास में एक लोन पेयर रह गया ना, एक तो उसने यूज कर लिया, वो हाइड्रोजन साथ बॉन्ड बन गया। तो डेफिनेटली 3 हाइड्रोजन है, और तीनों हाइड्रोजन जो है वो क्या बनाएंगे, वो बनाएंगे ट्रायंगल। नीचे बन गया ट्रायंगल, ऊपर पिरामिड, तो ट्राइएंगुलर पिरामिडल। पिरामिडल स्ट्रक्चर हो गया। अमोनिया का भी यही स्ट्रक्चर होता है, और ये सारे के सारे हाइड्रोनियम आयन ही दिखा रखे हैं मैंने। ठीक है, सब हाइड्रोनियम आयन है, H3O पॉजिटिव है। ठीक है, ऑक्सीजन पर पॉजिटिव होता है, याद रख लेना। एसिड को ऐसे ही रिप्रेजेंट किया जाता है, मतलब किसी भी एसिड को जब लिखते हैं, जो पानी में घुलने वाले एसिड है, कोई भी पानी में घुलने वाला एसिड, तो वो ऐसे ही रिप्रेजेंट होते हैं। ऑर्गेनिक में भी आप इसका लॉट्स ऑफ यूज करोगे। तो क्या ये सिर्फ इतना ही होता है, ये जो H3O पॉजिटिव बना, ये एक और वाटर के मोलिक्यूल को एब्जॉर्ब कर लेता है, एक और वाटर का मोलिक्यूल इससे जुड़ जाता है, तो ये बन गया H5 हो गया, ऑक्सीजन 2 हो गए। और क्योंकि ये वाटर का मोलिक्यूल तो न्यूट्रल है, तो पॉजिटिव चार्ज ऑक्सीजन पे अब भी रहेगा, है ना, पहले वाले ऑक्सीजन पे। फिर से अगर ये वाटर का मोलिक्यूल एब्जॉर्ब कर ले तो ये बन जाएगा H7O3, और पॉजिटिव अब भी रहेगा।
क्लियर, एंड सो ऑन, और इस तरह से ये रिएक्शन चलती रहेगी। तो हाइड्रोनियम आयन जो है वो एक्सट्रीमली हाइड्रेटेड होता है। हाइड्रेटेड का मतलब पानी को एब्जॉर्ब कर लेता है, ये पानी के साथ बॉन्ड बना लेता है। तो यहाँ H3O पॉजिटिव भी होता है, H5O2 पॉजिटिव भी होता है, H7O3 पॉजिटिव भी होता है, H9O4 पॉजिटिव भी होता है। और नीचे यही लिख रखा भाई, यहाँ ट्राइगोनल पिरामिडल स्ट्रक्चर बनाता है हाइड्रोनियम आयन। ठीक है, हाइड्रोनियम आयन, तो यहाँ मैंने हाइड्रोनियम आयन को ही दिखा रखा और ये स्ट्रक्चर यही दिखा रखे हैं, और स्ट्रक्चर दूसरी तरफ है, ये स्ट्रक्चर है। ठीक है, ये स्ट्रक्चर है, तो प्रोसेस दिखा रखी कैसे होता है। यस बेटा, क्लियर होगी ये बात अच्छे से? यस ठीक, सर। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। आपके सामने एक क्वेश्चन है, तो बताओ भाई, विच ऑफ द हाइड्रेटेड स्पीसीज कैन एग्जिस्ट, कौन सी स्पीसीज एग्जिस्ट करती है? ध्यान से सर सोचना। ऑप्शन बी। सिर्फ सर डी भी होगा, डी भी होगा, ए भी होगा, यस सर, है ना, ए तीन बी बी। होंगे। और H9O4 पॉजिटिव भी होता है, और आगे वाले भी होते हैं, सारे ही होते हैं, बस ध्यान रख लेना कि उसमें H। बस सी नहीं होगा, बाकी तीनों होंगे। हाँ, अब सी की बात करते हैं। देखो सी क्या कह रहा है पता है? इसमें से वाटर बाहर निकाल दें तो क्या बचेगा भाई? H2O के अंदर अगर मैं OH नेगेटिव आयन डाल दूं तो क्या बनेगा? OH नेगेटिव आयन डालने पर H कितना हो जाएगा? 3O2, और ओवरऑल नेगेटिव चार्ज। यस, यही बन रहा है। यस सर। यस सर, ये भी एग्जिस्ट करता है, ये भी एग्जिस्ट करता है, जैसे वो एग्जिस्ट कर रहे हैं, वो हमने अच्छे से डिटेल कर ली इनकी। अब क्वेश्चंस में कुछ एक्स्ट्रा चीजें ऐसे पता लग जाती हैं कि जैसे ये एग्जिस्ट कर रहा है तो वैसे ये भी एग्जिस्ट करते हैं, तो ये आपको ये भी याद रखना है कि ये भी सही है। गॉट दिस? तो इसमें वाटर जुड़ सकता है और ये उल्टा भी कर सकता है। गॉट इट बेटा? सर ये एसिड में ही फॉर्म होंगे फिर ऐसे? एसिड में क्यों? ये तो बेस में फॉर्म होगा ना, अगर बेस हो तो कोई, अगर NaOH, यानी कि इसे ऐसे लो, NaOH प्लस वाटर। अभी देखो, ये OH नेगेटिव आयन जो है ये वाला है। क्लियर है? यस सर। है ना? ठीक है, तो ये बनाते हैं ऐसा कुछ। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ इन्होंने ऑप्शन दे रखे हैं, ऑल ऑप्शन आर करेक्ट। तो ए बी डी तो सीधी सी बात है, H पॉजिटिव आयन हाइड्रोनियम आयन बना रहा है। ठीक है, यहाँ इन्होंने देखो 9 वाला एग्जांपल भी दे रखा है, ETC, आगे भी बनते रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब बात आती है ऑप्शन नंबर कौन सा था हमारा? सी, सी था, हाँ करेक्ट है ये वाला ना। तो ये क्यों करेक्ट है? ऑप्शन सी इज ऑल्सो करेक्ट, ये भी करेक्ट है। H3O2 नेगेटिव कैन बी रिप्रेजेंटेड एज वाटर एंड वाटर प्लस OH नेगेटिव आयन। इन वाटर बोथ H और OH दोनों होते हैं, दैट इज वाई ये भी सही है। ठीक है, और ऑल ऑप्शन करेक्ट है, ये भी सही है। दैट्स इट। आगे बढ़ते हैं बेटा। आर्नियस बेस क्या होता है? अब आर्नियस एसिड, ये थी आर्नियस एसिड की डिटेलिंग। आर्नियस बेस क्या होता है भाई? जो OH नेगेटिव आयन डोनेट करे, तो OH नेगेटिव आयन को बोलते हैं हाइड्रोक्साइल आयन, हाइड्रोक्साइल आयन। ठीक है, अब BOH, B कुछ भी हो सकता है, ठीक है, पॉजिटिव आयन है, OH नेगेटिव आयन है, तो B पॉजिटिव, इसका मतलब कि मेटल होगा वो, है ना। तो B पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव, अगर ये पानी के अंदर ऐसा कुछ डोनेट कर रहा है तो वो होता है आर्नियस बेस। अब टाइप ऑफ आर्नियस बेस सेम, सेम एसिड, जैसे कि हमने आर्नियस एसिड किए थे, मोनो एसिडिक होता है या फिर मोनोप्रोटिक। अब उसमें तो प्रोटॉन था ना, H पॉजिटिव आयन, इसलिए उसको मोनोप्रोटिक बोल दिया। इसको मोनोप्रोटिक क्यों बोलते हैं? क्योंकि इट इट कैन accept प्रोटोन। यस बेटा, ये बात समझ में आई, क्योंकि OH नेगेटिव आयन एक्सेप्ट कर सकता है प्रोटॉन को, इसलिए इसको प्रोटिक बोलते हैं। उल्टा उल्टा देख रहे हैं इसे, मोनोप्रोटिक एसिड था तो वहां पर H पॉजिटिव आयन एक डोनेट कर सकता है, मोनोप्रोटिक बेस होगा, इसका मतलब एक H पॉजिटिव आयन एक्सेप्ट कर सकता है। ठीक है, इसलिए ये प्रोटिक लिखा हुआ है। ये क्लियर हुआ, समझ में आया प्रोटिक का मतलब? डोंट बी कंफ्यूज बिटवीन दिस, यस। है ना। तो मैं सिर्फ यहाँ प्रोटिक क्यों लिखा है उसका रीजन मैंने अब यहाँ पर आपको डिफाइन किया कि प्रोटिक का यहाँ सेंस क्या है, तो इट कैन एक्सेप्ट प्रोटॉन, इसलिए इसको प्रोटिक बोला गया। ठीक है, वहां पर भी प्रोटिक था तो आप कंफ्यूज हो सकते हो, और आई थिंक बहुत से बच्चे तो ये क्वेश्चन ही नहीं पूछते कि ऐसा होता भी है ना। कंफ्यूजन तो दूर की बात है। ठीक है, सीधा याद कर लेते हैं कि ठीक है, इसको प्रोटिक कह सकते हैं। मोनो एसिडिक तो पर मॉलिक्यूल, जैसा कि ये 1 OH आयन डोनेट करेगा भाई,
ठीक है 1 OH, तो मोनो हो गया। डाई वाले में डाई एसिडिक, देखो बेस एसिडिक होता है और एसिड बेसिक होता है ना, ये 2 OH नेगेटिव आयन डोनेट कर सकता है, देयर आर 2। और ट्राई वाले में 3 कर सकता है, एंड सो ऑन। ट्राई से ज्यादा भी हो सकते हैं बट वो रेयर होते हैं, एग्जाम्पल बहुत कम होते हैं, किसी काम के नहीं होते, इसलिए हम 1 2 3 के ऊपर ही अपनी काउंटिंग खत्म कर देते हैं। अब इनके एग्जाम्पल आपको करने हैं। NaOH 1 OH आयन डोनेट कर सकता है, KOH भी 1 कर सकता है, ठीक है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड 2 वाले, देखो भाई कैल्शियम हाइड्रोक्साइड 2 आयन डोनेट कर सकता है, ठीक है। स्ट्रोंटियम हाइड्रोक्साइड 2 आयन डोनेट कर सकता है। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जो है वो 3 आयन डोनेट कर सकता है। क्रोमियम हाइड्रोक्साइड भी 3 कर सकता है। ये 3 वाले एग्जाम्पल अच्छे से याद रख लेना, ये काम के हैं, ठीक है। क्लियर है बेटा? यस ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, लिमिटेशन। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट, अभी पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से जो आपके होम एग्जाम्स होते हैं, स्कूलों में एग्जाम्स होते हैं, उसके अंदर ये बहुत आती हैं लिमिटेशन, ठीक है। इट इज लिमिटेड टू एक्वस, सिर्फ पानी वाले सॉल्यूशंस में ही इसका यूज है ना। पानी में घुलेगा तो H+ आयन डोनेट करेगा वरना नहीं करेगा, ठीक है। तो हम कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो पानी में घुलती नहीं है, बट वो एसिड है। क्लियर है? तो फिर गड़बड़ हो गई। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में तो कुछ नहीं बताएगा, है ना। सेकंड पॉइंट देखिए, नोट एक्सप्लेन द बेसिक नेचर ऑफ सब्सटेंस दैट डोंट कंटेन हाइड्रोक्साइल आयन। जो हाइड्रोक्साइल आयन नहीं रखते तो वो एक्सप्लेन नहीं कर सकता कि वो बेस है। एग्जांपल जैसे कि अमोनिया, या पीछे हमने वो किया था ना एग्जांपल अमोनिया वाला और कार्बन डाइऑक्साइड वाला, ये इनके बारे में बताता है, यस है ना। तो वही वाला इसका सेम ही है, लोन पेयर होता है इसलिए। लेकिन आर्नियस ने तो बोला ही नहीं ना इस बारे में बेटा, तो हम उसको नहीं बोल सकते ना। जब तक आर्नियस को जितना पता था उसके हिसाब से, तो उसको नहीं पता था कि अमोनिया बेस है, क्यों है, उसका रीजन ही नहीं पता था। वो फिर ब्रोंस्टेड लोरी आया, अगला कॉन्सेप्ट, समझ रहे हो। फिर उसके बाद आया लेविस कॉन्सेप्ट, लेविस ने बताया कि अमोनिया बेस क्यों है, ठीक है। ब्रोंस्टेड लोरी ने भी बताया अमोनिया बेस है, कैसे, H+ आयन एक्सेप्ट करता है ये, इसलिए ब्रोंस्टेड लोरी के हिसाब से भी ये बेस है और लेविस के हिसाब से भी बेस है। लेकिन लेविस ने थोड़ा ब्रॉड आइडिया दिया था, लेविस वाला कॉन्सेप्ट हर जगह लगा सकते हो आप। इसके बाद में भी कुछ कॉन्सेप्ट होते हैं लेविस, ब्रोंस्टेड लेविस के अलावा भी, मतलब ये 3 नहीं है सिर्फ, ठीक है। लेविस कॉन्सेप्ट के अलावा भी कुछ कॉन्सेप्ट्स होते हैं, लेकिन वो आपके सिलेबस में नहीं है तो हम उनको डिस्कस नहीं करेंगे। वो 2-3 ही है, वो भी आसान आसान से ही है ना। सोलवेंट सोल्यूट वाले से इधर उधर से वो ग्रेजुएशन में आते हैं, BSc क्लास के अंदर, ठीक है, हायर क्लासेस में। तो इतना मत समझना कि आपको सारी केमिस्ट्री यहीं पर करवा दी जाएगी, ये बेसिक्स है, इसके बेस पर आप फर्दर केमिस्ट्री आसानी से पढ़ सकते हो। तो दैट इज वाई आपका यहाँ बेस बनाया जा रहा है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ब्रोंस्टेड लोरी कॉन्सेप्ट आ गया भाई, तो हमने क्या बोलते हैं इसको, ये तो खत्म कर लिया, आर्नियस एसिड बेस, है ना। अब ब्रोंस्टेड की बारी आई। ब्रोंस्टेड एसिड क्या होता है, स्पीसीज व्हिच कैन डोनेट H+ आयन, जो H+ आयन डोनेट कर सकता है, ठीक है। एग्जाम्पल यहाँ इन्होंने एग्जाम्पल बड़ा सोफिस्टिकेटेड सा एग्जाम्पल दिया है, देखिए HX और +B, ठीक है। और ये क्या कह रहा है, B को B ने H+ आयन एक्सेप्ट कर लिया, तो B के ऊपर अभी आ गया पॉजिटिव चार्ज और H+ आयन एक्सेप्ट कर लिया, है ना। तो डोनेट किसने किया, X ने। तो X ने डोनेट किया, ठीक है, मतलब HX ने, तो ये हो गया एसिड। तो ये एसिड है, ये H+ आयन डोनेट कर रहा है, ये एसिड है। जो एक्सेप्ट कर रहा है, B एक्सेप्ट कर रहा है, तो ये बेस है। क्लियर है, ये बात समझ में आई। तो इसने दोनों का इकट्ठा एग्जांपल दे रखा है, हेयर HX डोनेट H+ आयन सो इट इज ब्रोंस्टेड एसिड। तो ये इसको जरूर पढ़ लेना और ये एग्जांपल ऐसे ही याद रखना, आप अपनी तरफ से मत याद रखिएगा, ये वाले एग्जांपल से ही याद रखें इसे। यस बेटा, क्लियर है, ये वाली जो रिएक्शन लिख रही है इसी से याद रखें, ज्यादा बेटर है, ठीक है। आगे बढ़, यस ओके आगे बढ़ते हैं अब। तो देखो ब्रोंस्टेड बेस क्या कहता है, तो ब्रोंस्टेड बेस के केस में भी वही रिएक्शन दिखाई है, वही रिएक्शन, कोई फर्क नहीं है, इसीलिए मैं कह रहा था कि इसी की रिएक्शन को याद करेंगे। तो स्पीसीज विच कैन एक्सेप्ट, जो एक्सेप्ट कर सकता है H+ आयन, तो एक्सेप्ट किसने किया, बी ने एक्सेप्ट कर दिया, बी ने H बना दिया पॉजिटिव आयन, हियर बी एक्सेप्ट H+ आयन, तो इसको हम बोलेंगे ब्रोंस्टेड बेस है। ब्रोंस्टेड बेस इज द स्पीसीज मॉलिक्यूल आयन विच हैव टेंडेंसी टू एक्सेप्ट प्रोटॉन। तो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करने वाली वो वही है भाई जो H+ आयन एक्सेप्ट करता है, H+ आयन को प्रोटॉन भी बोलते हैं। हाइड्रोजन के एटम में अगर एक इलेक्ट्रॉन निकाल दोगे तो सिर्फ प्रोटॉन ही रह जाएगा, तो ये H+ आयन असलियत में प्रोटॉन होता है, प्रोटॉन को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी, है ना। न्यूक्लियर रिएक्शन में भी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन होते हैं ना, लेकिन प्रोटॉन न्यूक्लियर रिएक्शन में तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन को तोड़ा जा रहा है, नया प्रोटॉन बनाया जा रहा है, प्रोटॉन कम ज्यादा किए जा रहे हैं, यहाँ अकेला प्रोटॉन है, ठीक है। तो और वो सिर्फ इलेक्ट्रॉन के साथ हेर फेर हो रहा है, तो दैट इज वाई ये केमिकल रिएक्शन है।
तो नीचे देखो भी एक और एग्जांपल इसने दिया, बहुत बढ़िया। ये एग्जांपल आपको याद रखना है, याद रख लेना। मैं जो चीजें बोल रहा हूँ ना सारी लर्न रखनी है, और इस लेक्चर वाली तो खास कर ये इंपॉर्टेंट लेक्चर है आपके लिए, ठीक है। आगे भी एक दो और इंपॉर्टेंट लेक्चर आएंगे, फिर जाके आयनिक इक्विलिब्रियम समझ में आना शुरू होगा, ये सारी थ्योरी याद होगी तो, ठीक है। तो NH3 H पॉजिटिव आयन को एक्सेप्ट करेगा, NH4 पॉजिटिव बन जाएगा, ठीक है। अमोनियम आयन बन गया ये, अमोनियम आयन, ठीक है, पॉजिटिव आयन, दैट्स इट। तो ये एग्जांपल भी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है। नोटबुक में साथ के साथ नोट कर सकते हो, लिख सकते हो, दैट विल बी बेटर। कंजुगेट एसिड और कंजुगेट बेस का कॉन्सेप्ट है भैया। व्हाट इज कंजुगेट एसिड एंड व्हाट इज कंजुगेट बेस, ठीक है। तो ये मैं पीछे वाले पेज पर यहाँ आपको समझाने की कोशिश करूंगा, दैट विल बी बेटर। सिंपल तरीके से समझाऊंगा, आप लोग ध्यान दे लेना। HCl प्लस NaOH, ठीक है। अब आप सीधा कहोगे सर ये एसिड बेस वाली रिएक्शन, क्या इसमें कंजुगेट बेस एसिड क्यों निकाल रहे हो, जबकि ये सिंपल रिएक्शन है। बेशक सिंपल है, बट हम इसके अंदर कंजुगेट एसिड बेस को इसी के हिसाब से समझेंगे तो ज्यादा बेटर होगा। प्लस वाटर, ठीक है। चलो पहले वाटर लिखता हूँ, क्योंकि मुझे इसके बारे में पहले बताना है, फिर NaCl, ठीक है। लिख आप कुछ भी सकते हैं कन्वीनियंस के हिसाब से हो तो ये एसिड है, किसी को डाउट है इस बात में HCl इज एसिड? नो सर, नो डाउट। NaOH भी बेस है, ये भी सबको पता है ना, बचपन में पढ़ा हुआ है। अब कोई कहे ना कि क्यों है ये एसिड, ठीक है, तो आर्नियस ने बोला H पॉजिटिव डोनेट करने वाले, बचपन में याद किया तो याद ही किया ना, प्रैक्टिस हो गई तो HCl को देखते ही पता लग गया ये एसिड है ना। अगर मैं ये कहूँ कि चलो भी H पॉजिटिव डोनेट करने वाला होता है तो NH3 बताओ ये एसिड है, आप कह दोगे यस? नहीं कहोगे, क्योंकि H डोनेट ही नहीं करता। कैसे पता? याद किया। अब ज्यादातर बच्चे बोलते हैं ना सर समझ में नहीं आया, या कुछ चीजें हमें याद ज्यादा करना पड़ रहा। भाई ज्यादातर चीजें हम याद करते हैं, अपना खुद का नाम आप लोगों ने कभी समझने की कोशिश की कि मेरा नाम ये क्यों है? मम्मी पापा ने लिख दिया ABCD लेटर को जोड़ के, हमने याद कर लिया। अब हम कहें कि हमारे नाम की कोई सेंस बनती है, चलो ठीक है, आपके नाम की सेंस बनती है, किसी और के नाम की भी सेंस बन सकती है। अंग्रेजों के नाम की सेंस बनती है कोई? वो तो ऐसे ही कुछ भी, ली चैटलियर नाम, देखो क्या नाम है, ली चैटलियर प्रिंसिपल, है ना। तो यानी कि ऐसा जरूरी नहीं है कि किसी के नाम की सेंस बने, वो ऐसे ही रख लेते हैं ABCD XYZ, अल्फा बीटा गामा, है ना, गामा जी महाराज, ऐसे से नाम रख सकता है कोई? है ना, बहुत सारे नाम है, अलग अलग तरह के नाम है। हो सकता है किसी के नाम की सेंस बनती हो ना भी बनती हो। तो यहाँ पर भी HCl एसिड है और ये H पॉजिटिव डोनेट करेगा, ये आपने याद ही कर रखा है। NH3 अमोनिया है, बेस है, ये याद ही कर रखा है, दैट इज द नेम। तो बहुत सारी चीजें हम याद करते हैं, ठीक है। उनके पीछे के लॉजिक बाद में समझ में आते हैं, पर पहले याद करना पड़ता है। तो इसलिए शुरू में साइंस में पहले आप चीजों को, जो मैं चीजें बोल रहा हूँ समझा, लॉजिक साथ में ही रहूं, लेकिन याद तो करना ही पड़ेगा। अगर लॉजिक याद तब रहेगा जब आपको वो मैटर याद रहेगा, तो ये चीज जरूर ध्यान रखना। तो भाई अब देखो, एसिड का H पॉजिटिव आयन जिसके पास जाता है उसको बोलते हैं कंजुगेट एसिड। यस बेटा, समझ में आया? कंजुगेट एसिड, कंजुगेट एसिड क्या होता है? एसिड का H पॉजिटिव आयन जिसके पास जाता है वो कंजुगेट एसिड होता है। और दूसरा क्या होगा? कंजुगेट बेस होगा। अब ये एक रिएक्शन याद रख लेना, कंजुगेट एसिड कंजुगेट बेस में कभी फंसोगे नहीं। यस बेटा, क्लियर है ये सबको? ये रिएक्शन सबको ये क्लियर है? ठीक है, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर अब आप कंजुगेट बेस देख सकते हैं आसानी से। स्पीसीज फॉर्म्ड बाय द गेन ऑफ द प्रोटॉन, प्रोटॉन गेन करता है जो, जिसके पास H पॉजिटिव आयन जाता है, यही बोला था मैंने, बाय ए बेस इज कॉल्ड द कंजुगेट एसिड। जो भी स्पीसीज प्रोटॉन गेन करता है वो कंजुगेट एसिड होता है। एग्जांपल देखो, अमोनिया है, अमोनिया क्या करेगा? अगर अमोनिया H पॉजिटिव आयन एक्सेप्ट करता है, किससे एक्सेप्ट करेगा? if we add H positive ion to ammonia then form NH4 is a conjugate base. तो in ammonia NH4 is a conjugate base acid, बस ये याद रख लेना। NH4 जो है वो कंजुगेट एसिड है, और अमोनिया खुद एक बेस था, याद रख लेना, वो बेस होता है बाय ए बेस, गेन ए गेन ऑफ प्रोटॉन बाय ए बेस, इतना याद रख सकते हो। चलो, गेन ऑफ प्रोटॉन बाय ए बेस, बेस जो प्रोटॉन गेन करता है उसको कंजुगेट एसिड कहते हैं। कंजुगेट बेस क्या हुआ? रिवर्स, बाकी का बचा खुचा कंजुगेट बेस है। या फिर हम क्या कहें, स्पीसीज फॉर्म्ड बाय लॉस ऑफ प्रोटॉन, जिसने प्रोटॉन डोनेट कर दिया तो जो वो बचा वो क्या होगा? लॉस ऑफ प्रोटॉन, ठीक है। तो यहाँ लॉस ऑफ प्रोटॉन बाय एन एसिड, तो कोई एसिड जब लॉस ऑफ प्रोटॉन कर देता है तो बाकी जो बच गया वो क्या होगा? वो कंजुगेट बेस होगा।
यस, क्लियर है ना बेटा? एग्जाम्पल यहाँ पर CH3COO, हाँ बोलो। सर ये जो NH3 प्लस H मतलब होता है, तो इसमें तो एसिड और बेस दोनों का NH4 मतलब एक ही तो प्रोडक्ट बनता है इसमें। देखो ये था NH3, इसने H पॉजिटिव आयन को गेन किया, प्रोडक्ट एक बना, कोई बात नहीं है। तो फिर एक ही स्पीसीज, अगर एक ही स्पीसीज के बारे में वो बात कर रहा है, तो अब देखो जिसने H पॉजिटिव आयन गेन किया वो क्या होता है? कंजुगेट एसिड, तो ये हो गया कंजुगेट एसिड। अब कंजुगेट बेस इसमें नहीं है, तो हम क्या कर सकते हैं? कोई बात नहीं है। तो ये था एसिड, ठीक है, और ये था बेस। अब कंजुगेट बेस कहाँ है इसमें? ढूंढो। लॉस ऑफ प्रोटॉन बाय बाय एन एसिड। तो एक एसिड अगर लॉस ऑफ प्रोटॉन करता है, ये रहा एसिड, इसने प्रोटॉन खो दिया, तो इसका जो बाकी का नेगेटिव आयन है वो इसने यहाँ दिखाया ही नहीं, नेगेटिव आयन इसने शो नहीं किया। तो इसका मतलब ये नहीं कि इसमें नेगेटिव आयन है नहीं या कंजुगेट बेस नहीं है, वो है, लेकिन उसने शो नहीं किया क्योंकि उसको जरूरत नहीं है, तो उसने अधूरी रिएक्शन आपको शो कर दी। तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि इसके अंदर सिर्फ कंजुगेट एसिड ही होगा, बेस होगा ही नहीं, कंजुगेट बेस भी होगा, बट अधूरी रिएक्शन की वजह से उसने पूछा ही सिर्फ कंजुगेट एसिड है, उसको मतलब ही सिर्फ कंजुगेट एसिड से है, तो बेस को क्यों लिखे? मर्जी उसकी, ना लिखे। तो इसलिए हमें दोनों तरह से रिएक्शन को याद करना होगा अच्छे तरीके से। यस, क्लियर है बेटा? सर फिर बेस क्या होगा? कुछ भी हो सकता है कंजुगेट बेस, मान लो HCl हो, Cl नेगेटिव हो सकता है, ये HCl था, चलो ऐसे लगा लो, तो ये Cl नेगेटिव क्या होगा? ये कंजुगेट बेस हो जाएगा। और अगर सर एसिड सिर्फ H प्लस हुआ होगा तो बेस क्या होगा? एसिड सिर्फ H+ होगा तो बेस होगा, कुछ होगा, वो बैकएंड में चल रहा है, वो उसने दिखाया ही नहीं बेटा, यही तो बता रहा हूँ, उसने दिखाया नहीं। एक्चुअली ही और शी जो भी है वो उसको जरूरत नहीं है उसकी, ठीक है। जैसे मैं मान लू कि सपोज दैट एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लो गाड़ी है, गाड़ी में 4 टायर है ना। मैंने क्या किया, गाड़ी में कुछ मॉडिफिकेशन कर दिया और 2 टायर हटा दिए। अब गाड़ी 2 ही टायरों पे चल रही है, वो ऐसे टेढ़ी चल रही है, जैसे फिल्मों में चलती है ना, ऐसे टेढ़ी करके मैं ले आया गाड़ी को 2 टायरों पे। तब आप क्या कहोगे कि सर बाकी के 2 टायर कहाँ है? मुझे जरूरत नहीं, इसलिए मैं 2 टायरों पे ले आया। तो इसका मतलब ये नहीं है कि गाड़ी में 2 टायर और मैं लगाऊं या ना लगाऊं, मेरी मर्जी। अगर मैं लगा दूं तो 4 टायर आपको दिखाई देंगे। अगर मैं गाड़ी में से सिर्फ 2 ही टायर दिखाऊं आपको, क्योंकि मैं चला ही 2 टायर पर रहा हूं, फिलहाल मुझे जरूरत नहीं है बाकी के 2 टायर्स की, तो मैं शो करूं उन्हें ना करूं, मैं उसमें से हटा लूं या लगा दूं, कोई फर्क नहीं पड़ता। समझ में आया? तो यहाँ पर इसने नेगेटिव आयन नहीं दिखाया, पर वो है, कहीं ना कहीं है, पर ये बता नहीं रहा, तो हमें जरूरत नहीं है। आप उसकी टेंशन क्यों ले रहे हो कि वो दिखाना चाहिए, से पक्का पक्का होना चाहिए, है ना? ऐसा सोच रहे हो आप? क्लियर है? तो सर मुझे लगा कि ये एसिड भी यही होगा और बेस भी यही होगा। नहीं 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 नहीं, वो बैकएंड में चल रहा है कुछ, ऐसा नहीं कि एसिड और बेस दोनों यही होंगे, वो बैकएंड में कुछ चल रहा है। तो इसलिए बोल रहा हूँ, ये प्रैक्टिस से आएगा, कोई बात नहीं। लेकिन एक चीज ध्यान रखिए कि जो डेफिनेशन लिखवाई जा रही है ये है बेस्ट पार्ट, ठीक है। इसलिए मैंने आपको पीछे एग्जांपल कंप्लीट दिया था कि ये कंप्लीट एग्जांपल है एसिड बेस का, और यहाँ पर हम थोड़ा उसको शॉर्टकट में करेंगे। लेकिन गेन ऑफ प्रोटॉन, जो H पॉजिटिव आयन जो स्पीसीज ले जाता है, जिसने H पॉजिटिव आयन ले लिया वो है कंजुगेट एसिड, और जो H पॉजिटिव आयन लॉस कर रहा है वो है कंजुगेट बेस, बस, ठीक है। तो अब यहाँ देखो CH3COOH जो है, इसने H पॉजिटिव आयन डोनेट कर दिया, तो ये बन जाएगा CH3COO नेगेटिव, ये कंजुगेट बेस हो जाएगा, बस, दैट्स इट। तो विद एग्जांपल इसको आपको याद करना है डीपली, तभी आएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस। तो एसिड और बेस की स्ट्रेंथ क्या होती है भाई? तो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, ठीक है। H3PO4 अभी अभी किया था हमने, ये 3 H पॉजिटिव आयन डोनेट करता है, 3 H पॉजिटिव आयन प्लस PO4, 3 नेगेटिव हो जाएगा इसके ऊपर, है ना। एक और एसिड, अगर मैं एक और एसिड लूं, जैसे HNO3 ले लेते हैं, HNO3, ठीक है। HNO3 जो है वो अकेला 1 H पॉजिटिव आयन डोनेट करता है और NO3 पर नेगेटिव। अब बताइए इन दोनों में से स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा है? कोई गैस लगा सकते हैं आप लोग? सिर्फ गैस लगाइए, बाकी सब मैं बताऊंगा कि आपका गैस सही है कि गलत है। यस, एनीवन हैव एनी गैस? सर फॉस्फोरिक एसिड। फॉस्फोरिक एसिड आपने गैस किस बेस पर लगाया? कोई सोचा कुछ? सर वो 3H प्लस आयन रिलीज कर रहा है। हाँ, यानी कि नंबर ऑफ H पॉजिटिव आयन जो जितने डोनेट करता है वो वैसा ही एसिड होता है अकॉर्डिंग टू यू, है ना। मतलब वो उतना ही स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, ठीक है। बहुत अच्छी बात है कि नंबर ऑफ H पॉजिटिव आयन जितने डोनेट करेगा उतना ही वो स्ट्रॉन्ग एसिड होने वाला है, ये कह सकते हैं।
ठीक है, कहने में ये अच्छा लगता है, कोई बात नहीं है, बट ये सच नहीं है। ये डोनेट तो 3 कर सकता है, ये मान लिया हमने, पर एक्चुअल में ये वीक एसिड है, ये वीक है। वीक कैसे पता लगा, तो उसके बारे में 2 तरीके देखेंगे, और ये स्ट्रॉन्ग है। कैसे? ये जो NO3 होता है ना, NO3 NO3, यहां पर NO3 पर 1 नेगेटिव चार्ज है, ये स्टेबल होता है, ये स्टेबल है। तो इसने अगर H पॉजिटिव आयन छोड़ दिया तो ये वापस आने ही नहीं देगा। सोच के देखो, थोड़ा सा दिमाग पे जोर लगाना। इसने H पॉजिटिव आयन को घर से बाहर निकाल दिया और इसने लगा ली कुंडी अंदर से बंद। अब दी नहीं, सोचिए मैंने कैप भी लगा रखा है, तो इतनी सर्दी में कहाँ जाएगा बेचारा H पॉजिटिव आयन? ये किसी दूसरे घर जाए, किसी फ्रेंड को ढूंढेगा कि भाई आज रात तो देख लो, वरना तो ये सर्दी में ठंड लग जाएगी, इसको मर जाएगा ये। क्लियर है? तो यानी अब ये स्ट्रोंगली अपने दोस्तों को कॉल करेगा, ढूंढेगा किसी को भी, पड़ोसी को, किसी को भी, कि भाई मुझे आज रात को सोना है, मेरे माँ बाप ने मेरे को घर से बाहर निकाल दिया। ठीक है, तो ये दूसरों से रिएक्शन करेगा, इसको पता है कि अगर आज बाहर रह गया तो तू तो गया। तो ये एक्साइटेड स्पीसीज होता है H पॉजिटिव आयन, अकेला नहीं रह सकता, डेफिनेटली इसको किसी घर की जरूरत है। और NO3 ने इसको बाहर निकाल दिया कि बेटा तू छोड़ के जा रहा है ना, तो वापस नहीं आने दूंगा। और ये H पॉजिटिव आयन अकड़ में था कि ना ना मैं तो जा रहा हूँ। ठीक है चला जा, वापस नहीं आने दूंगा, सोच लियो सोच लियो। और इसने सोचा और ये बाहर निकल गया, और उसके बाद NO3 कहता ठीक है भुगत, दैट्स इट। तो ये स्टेबल होता है। अब ऊपर वाले केस की बात करते हैं। ऊपर वाले केस में वो तीन 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 H पॉजिटिव आयन डोनेट करता है, PO4 3 नेगेटिव, 3 H पॉजिटिव आयन डोनेट करता है, बट ये अनस्टेबल होता है। अनस्टेबल मतलब ये, अब H पॉजिटिव आयन अगर इसको छोड़ के गया ना, तो ये भी बेचारा नहीं रह सकता उसके बिना, और H पॉजिटिव आयन को तो घर चाहिए ही चाहिए, तो वो घर वापस आना चाहता है ना। तो ये समझ लो ये रबड़ के साथ H पॉजिटिव आयन के साथ चिप बंधा हुआ है। H पॉजिटिव आयन क्या करता है, यहां से जाने की कोशिश करता है, ठीक है, यहां से जाने की कोशिश करता है H पॉजिटिव आयन रबड़ के साथ बंधा हुआ है, जितना दूर जाएगा उतना ही स्ट्रांगली उसको अट्रैक्ट कर लेगा। सोचो, समझ सकते हो ना, रबड़ रबड़ बैंड। तो जितना दूर H पॉजिटिव आयन जाने की कोशिश करेगा, PO4 3 नेगेटिव उतना अनस्टेबल होगा। फिर से एक H पॉजिटिव आयन को भी वो उतनी ही स्ट्रेंथ से खींचता है, तीनों को उतनी स्ट्रेंथ से खींचता है, 3 रबड़ बैंड बंधे हुए हैं, यानी ये छोड़ेगा ही नहीं उसे। फिर भी कोई गलती से एक H पॉजिटिव आयन, सपोज दैट किसी दूसरे घर में घुस गया, इमेजिन करके देखना, जो मैं बता रहा हूं आपको कॉन्सेप्ट जल्दी समझ में आएगा, कि एक H पॉजिटिव, इसके साथ में 3 ऐसे रबड़ बैंड बंधे हुए थे, ठीक है, और ये एक H पॉजिटिव आयन किसी दूसरे घर में घुसकर दरवाजा हो गया बंद। तो ये इसको अब रबड़ बैंड यहां से टूट जाएगा, ये क्रैक हो गया और ये टूट गया, इसकी कहानी खत्म। तो ये बेचारा फिर 2 के साथ गुजारा करेगा, कोई दिक्कत नहीं, एक छोड़ दिया। यानी कि अगर कोई दूसरा इसका फ्रेंड बहुत हाईली हाईली एफिनिटी के साथ H पॉजिटिव आयन को अट्रैक्ट कर रहा है, तो H पॉजिटिव आयन उससे रिएक्शन कर लेगा। और अगर कोई हाईली अफेक्टली इसको रिएक्शन नहीं करना चाहता, तो ये नहीं करेगा, क्योंकि इसको पता है कि PO4 इसको छोड़ने वाला नहीं है, उसे नहीं जाने देगा। ठीक है, कोइयों के पेरेंट्स होते हैं ना, उसको नहीं जाने देते हैं शाम को, नहीं भाई आवारागर्दी नहीं करनी है, बच्चों को बाहर नहीं जाना है, अच्छी बात नहीं है, शाम के टाइम अकेले जाना बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है ना। हमारे पेरेंट्स जनरली ये चीजें समझाते हैं, क्योंकि पता है उन्हें कि कुछ भी आगे धोखा हो सकता है, बच्चे कहीं फंस सकते हैं, है ना। और रात का टाइम तो रात का होता है, तो बहुत सारे खतरे होते हैं रात को, डेफिनेट सी बात है। जैसे जंगल रात को खतरनाक हो जाता है ना, इंसानों की बस्ती भी रात को खतरनाक हो जाती है। जो आपको जानते हैं ना, वो भी आपको पहचानने से मना कर देते हैं कि कौन है भाई, हाँ ये रात को मेरे पल्ले पड़ेगा, तू जा 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 निकल, कोई साथ नहीं देता है रात के टाइम। ठीक है, तो इसी वजह से पेरेंट्स जो है वो थोड़ा केयरफुल रहते हैं हमारे लिए, कि नहीं रात को बाहर नहीं जाना है ना। दिन में सो बातें हैं, पेरेंट्स भी आसानी से आ सकते हैं, रात को पेरेंट्स सो रहे हैं उनको पता ही ना लगे, है ना। कॉल आया तो शायद कॉल सुनाई ना दिया, और कॉल करने का मौका ना मिले, तो बहुत सारी घटनाएं इस वजह से रात को अपराध ज्यादा होते हैं एज कम्पेयर टू दिन में, तो इसी वजह से बोला जाता है रात खतरनाक है। तो यहाँ भी वैसा ही है, PO4 3 नेगेटिव जो है, इसको कोई दूसरा बंदा स्ट्रांगली अगर अट्रैक्ट कर रहा है, तो शायद ये छोड़ देगा, वरना ये अच्छे वाला पेरेंट है, ये छोड़ेगा नहीं। तो ये अनस्टेबल हो जाता है जैसे H पॉजिटिव आयन डोनेट होता है। बट NO3 जो है नेगेटिव आयन, वो थोड़ा गुस्से वाला पेरेंट है, वो कहता है ठीक है निकल तू यहाँ से बाहर। समझ गए बेटा? तो ये एसिडिक स्ट्रेंथ। अब मैं अगर आपको ये कहूं कि हमें कैसे पता लगेगा कि कौन स्ट्रोंग है, कौन स्टेबल है, कौन अनस्टेबल है, भाई इसके लिए एक्सपेरिमेंट्स और कुछ चीजें हैं जिनसे हम बता सकते हैं कि कौन स्टेबल है, कौन अनस्टेबल है।
क्लियर है बेटा, एक्सपेरिमेंट से ये पता लग जाता है। तो यहाँ आपको अब याद रखने के लिए क्या देखना है कि अगर आपको कोई कह दे कि ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो डेफिनेटली उसका जो अपोनेंट है, नेगेटिव आयन है, वो उसको ज्यादा लाइक नहीं करता, वो स्टेबल आयन है, ठीक है, वो अकेला रह सकता है। और कोई वीक एसिड है तो इसका मतलब उसका अपोनेंट वाला अकेला नहीं रह सकता। और ये एक्सपेरिमेंटली आपको पता लगेगा दो कंपैरेटिव एसिड्स में कौन सा स्ट्रॉन्ग है। दूसरा तरीका देखो, डिसोसिएशन, अगर अल्फा की वैल्यू पता लग जाए तो जिसके अल्फा की वैल्यू अल्फा इक्वल 1 यानी 100% डिसोशिएट हो गया, अलग हो गया ना बेटा, 100% अलग हो गया, तो डेफिनेटली ये क्या है, स्ट्रॉन्ग सर एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड। है ना। जिसका अल्फा कम 1 से लेस देन कम है, मतलब वो उसको छोड़ ही नहीं रहा। जब H पॉजिटिव छोड़ ही नहीं रहा, वो चिपक के रह रहा है, तो वो एसिडिक प्रॉपर्टी दिखाएगा ही कैसे। जब तक H पॉजिटिव छोड़ेगा नहीं, तब तक H पॉजिटिव की एसिडिक प्रॉपर्टीज एसिड की दिखाई नहीं देंगी। इसलिए H पॉजिटिव डोनेट करना जरूरी है। तो जो डोनेट कर दे और फिर वापस ना जोड़े, ठीक है, तो वो होगा स्ट्रॉन्ग एसिड। बट अगर ऐसा है कि वो वापस नहीं जोड़ रहा है, अल्फा की वैल्यू 1 है, तो वो डायनेमिक इक्विलिब्रियम बनाएगा ही नहीं। हमें डायनेमिक इक्विलिब्रियम से मतलब होता है। तो यहाँ पर डायनेमिक इक्विलिब्रियम बनाने के लिए हम वीक एसिड्स को ही चूज करते हैं, क्योंकि वो छोड़ भी देते हैं थोड़ी देर के लिए, फिर पकड़ लाते हैं, छोड़ देते हैं, मतलब वो कहते हैं चल ठीक है बेटा, शाम को घूम रहा है, चल अपने मोहल्ले में नहीं, गली गली में, अपनी गली गली में, बस अपनी गली में कहीं भी खेल ले, कोई बात नहीं। और फिर जैसे खाना खाना होता है, बेटा खाना है, आवाज मारते हैं, बच्चा घर पे आ जाता है। कुछ बच्चों के पेरेंट्स कहते हैं अपने मोहल्ले से बाहर नहीं जाना, रोड पे नहीं जाना, कहीं और नहीं जाना, बस अपने मोहल्ले में 2-3 गलियों में घूम ले। कुछ पेरेंट्स कहते हैं कि कहीं भी घूम, है ना, उनको ज्यादा डर नहीं होता। तो वो ये वाला पेरेंट है HNO3 की, कहीं भी घूम, और इसमें खतरा बढ़ जाता तो बेचारा H पॉजिटिव किसी और के साथ ही जाएगा फिर, है ना। दैट इज द थिंग। तो इस तरह से यहाँ पर ये सिस्टम चलता है। क्लियर है भाई। तो एक तो तरीका था ये। अब इसके बाद में हमने जो पढ़ा था, अल्फा से भी पता कर सकते हैं, अगर अल्फा पता हो तो हमें स्ट्रॉन्ग एसिड का पता लग जाएगा। दूसरा एक्सपेरिमेंटल है भी, आपको खुद ही पहले से हम बताएंगे कि ये स्टेबल है या अनस्टेबल है। तो अगर आपको ये पता लग जाए कि नेगेटिव आयन कौन सा स्टेबल है और कौन सा अनस्टेबल है, तो भी आप बता सकते हैं। दूसरा मेथड हो गया। तीसरा मेथड देखो अब इसमें क्या है। तीसरा मेथड यहाँ पर इन्होंने लिख रहेगा, स्ट्रॉन्गर द एसिड कंसिडर द वीकर ऑफ इट्स कंजुगेटेड बेस। तो यहाँ जो लिख रहेगा ना, स्ट्रॉन्गर द एसिड, ठीक है, स्ट्रॉन्गर द एसिड वीकर इज द कंजुगेट बेस। उल्टा होगा, उसका जो कंजुगेट बेस बनेगा उल्टा बनेगा। वीकर द एसिड, अगर एसिड वीकर है तो स्ट्रॉन्गर विल बी दिस कंजुगेट बेस, ये उल्टा बनेगा। यहां से भी आप बता सकते हो, ठीक है। लेकिन आपको पता कैसे लगेगा कि स्ट्रॉन्गर कौन सा है, तो वो तो उसके नेगेटिव आयन की स्टेबिलिटी पे ही डिपेंड करेगा। जो ज्यादा स्टेबल है वो ज्यादा स्ट्रॉन्गर है, नेगेटिव आयन, क्योंकि वो उसको वापस लेगा ही नहीं। इसको ध्यान से याद कर लेना, ठीक है। या फिर अल्फा की वैल्यू बताए, तो दो ही मेथड है। अब यहाँ देखो, इसने एक चीज कही है, HA जो A1 है और HA2 है, ये कह रहा है कि ये ज्यादा स्ट्रेंथ है, इफ एसिडिक स्ट्रेंथ HA1 की। तो देखो HA1 था, इसने H पॉजिटिव आयन डोनेट किया, A1 नेगेटिव आयन डोनेट कर दिया। HA2 था, इसने H पॉजिटिव आयन डोनेट किया, A2 नेगेटिव आयन डोनेट कर दिया। अब इसने खुद बताया है कि ये स्ट्रोंगर है। अगर ये स्ट्रोंगर है, अब जरा ध्यान दे लेना, मैं यहाँ पे जो लिख रहा हूँ ये स्ट्रोंग है, ये इसने बताया है। तो H पॉजिटिव आयन जिसके पास जाएगा वो क्या होता है भाई, कंजुगेट एसिड है ना, है ना। तो कंजुगेट एसिड और यस सर। है ना, तो H पॉजिटिव आयन जिसने, लेकिन यहाँ पर तो किसके पास जा रहा है, ये कंजुगेट एसिड है, इसको मैं कह सकता हूँ कंजुगेट एसिड, पता नहीं है किसके साथ जुड़ा है। लेकिन इसका रिवर्स जो H पॉजिटिव आयन डोनेट करता है वो कंजुगेट बेस होता है। ए है कॉन्जुगेट बेस। ठीक है, ए नेगेटिव कंजुगेट बेस है, हाँ ठीक है। तो ए नेगेटिव कंजुगेट बेस है, तो वो अगर स्ट्रोंग है तो ये क्या होगा, कंजुगेट बेस उसका देखो, स्ट्रोंगर द एसिड, ठीक है, सर वीकर विल वीक बी, हो जाएगा। है ना। तो ये वीक होगा, अपने आप ये वीक हो जाएगा। बस ये चीज याद रखनी है कि ये वीक होगा अगर वो स्ट्रोंग है तो। अब नीचे वाले केस में ये इसने खुद बताया था HA2, ये क्या है, ये वीक है, ये वीक सर फिर एसिड है। इसका कॉन्जुगेट बेस स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। हाँ, तो ये इसका कंजुगेट बेस है डेफिनेटली, तो ये क्या हो जाएगा, ये स्ट्रोंग होगा, स्ट्रॉन्ग। है ना। ये चीज भी आपको बहुत ध्यान से याद रखनी है कि वीकर का स्ट्रॉन्ग होता है, स्ट्रॉन्गर का वीक होता है, ठीक है। दैट्स इट। चलो भाई, ये समझ में आ गया। एसिडिक स्ट्रेंथ बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत से बच्चे इसमें अटकते हैं। सिर्फ एक स्लाइड और जो मैंने बोला है अगर वो याद रह गया, ठीक है, यहाँ सब कुछ लिखा नहीं है स्लाइड में, लेकिन जो बोला है वो अगर आपको याद रह जाता है, दैट्स इट। तो ये चीज जो लिखी हुई है इससे भी आपको याद आ जाएगा कि मैंने क्या बोला था, है ना। ये स्टेबल है, ये अनस्टेबल है, जो स्टेबल होता है वो स्ट्रॉन्ग होता है, यहाँ से आप इसको कंफर्म कर सकते हैं, ये स्टेबल है, ठीक है। तो स्टेबल वाला क्या होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, दैट्स इट।
आगे बढ़ते हैं बेटा। रिएक्शन विल बी ऑलवेज फेवर इन द डायरेक्शन फ्रॉम द स्ट्रॉन्गर एसिड टू वीकर एसिड। अब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब स्ट्रॉन्ग और वीक एसिड का पता लगने के बाद रिएक्शन विल ऑलवेज फेवर इन द डायरेक्शन फ्रॉम स्ट्रॉन्ग एसिड टू वीक एसिड, इसकी तरफ जाती है, स्ट्रॉन्गर बेस टू वीकर बेस। एंड स्ट्रॉन्गर अगर बेस दे रखा तो स्ट्रॉन्ग बेस से वीक बेस की तरफ जाएगी। तो एग्जांपल इन्होंने दिखा रखा है अभी, यहाँ देखो CH3COH प्लस वाटर ये बनता है और दोनों तरफ जा रही है रिएक्शन। तो किस तरफ फेवर करेगी, कैसे पता लगाओगे? Ka से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है यहाँ पर Ka एसिड वाला दिखा रखा है, ये हम बाद में बात करेंगे Ka क्या होता है, पर आप इसे Kc समझ लो एक बार के लिए, ठीक है। इफ ये मतलब इक्विवेलेंट मान लो कि ये Kc है, ठीक है। तो क्या होगा भाई, इसकी वैल्यू दे रखी है, तो आपको याद है एक टर्म 10⁻³ से 10⁻³ के बीच में अगर Kc की वैल्यू होती है, इफ Kc इज इनके बीच में है तो क्या होता है भाई, प्रोडक्ट और रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, प्रोडक्ट्स आर अप्रोक्स इक्वल, अप्रोक्सीमेट इक्वल। ये चीज याद है, पढ़ी थी हमने। यस सर। तो अगर वो 10⁻³ से ज्यादा होती है तो मतलब प्रोडक्ट ज्यादा है, 10⁻³ से कम होती है तो रिएक्टेंट ज्यादा है। याद आया? ये तीनों चीजें केमिकल इक्विलिब्रियम में की थी। तो यहाँ पर ज्यादा हो गई। तो यहाँ देखो 10⁻⁵ है, ठीक है, वो 1.8 का कोई वैल्यू नहीं रखता। 10⁻⁵ बहुत बड़ी बात है, तो सिर्फ इसको देख के बता सकते हो। तो यहाँ पर ज्यादा होगी, रिएक्टेंट ज्यादा हो जाएंगे ना, बैकवर्ड में रिएक्शन फॉलो होगी। तो यानी कि ये हमें यहाँ से पता लगा कि ये बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। कहाँ से पता लगा? Kc से पता लगा। Kc और Ka एक जैसी ही चीजें होती हैं, कोई ज्यादा फर्क नहीं है, ठीक है। वो हम अभी थोड़ी देर में करने वाले हैं कि Ka क्या होता है, ठीक है। ये क्लियर हो गया भाई सबको? यस सर। तो बस अगर ये पता लग Yes, गया कि वो बैकवर्ड डायरेक्शन में जा रही है, तो ऊपर वाली लाइन से आप ये बता सकते हैं, ऊपर वाले मैटर से आप ये आसानी से बता सकते हैं कि आगे की कहानी क्या होने वाली है, ठीक है। तो जरा देखो कौन वीकर है, कौन स्ट्रोंगर है, आपको पता लग जाएगा। यस सर, CH3COOH जो है वो वीकर है और CH3COO स्ट्रॉन्गर है, नेगेटिव है ना, वो आसानी से आपको पता लग जाएगी। एक मिनट रुको, मैं थोड़ा इसे सही सर कर। CH3COO तो बेस होगा ना? हाँ, ओ नेगेटिव, ये बेस हो। देखो ये एसिड का H पॉजिटिव आयन जिसके पास जाता है वो कंजुगेट एसिड होता है, तो ये हो गया कंजुगेट यस एसिड, सर, ठीक है। हाइड्रोनियम हो गया तो एसिड इसमें। ये हो गया कंजुगेट बेस, ठीक है। और ये हो गया हमारे पास एसिड, ये हो गया हमारे पास बेस, ठीक है। अब हमें पता है बैकवर्ड डायरेक्शन में जा रही है, तो स्ट्रोंगर बेस हो गया CH3CO नेगेटिव और स्ट्रोंगर एसिड हो गया H3O पॉजिटिव। क्लियर है? यानी ये किससे स्ट्रोंगर है, ये देखो किससे स्ट्रोंगर है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड से ज्यादा स्ट्रोंगर H3O पॉजिटिव आयन है, ठीक है। और स्ट्रोंगर बेस ये CH3CO नेगेटिव किससे ज्यादा स्ट्रोंगर है, ये वाटर से ज्यादा स्ट्रोंगर है। नीचे यही लिख रखा है ना, नीचे यही चीज लिख रखी है, लेकिन आप सिर्फ ऊपर वाली लाइन पढ़ के ये सारा कुछ आसानी से कर सकते हैं। एट लीस्ट नीचे वाला पढ़ना चाहें तो चॉइस इज योर्स। तो यहाँ आप देख सकते हैं इंडिकेटिंग दैट इज नॉट कंप्लीटली एनाइज्ड मींस वीकर एसिड देन H। तो ये बोल रहा है CH3COH not completely ionized means weaker acid than H3O positive similarly। तो ये चीजें आप ऊपर वाली लाइन से दोनों निकाल सकते हैं, है ना। जस्ट ये आपको पता लग गया तो ऊपर वाली लाइन का यूज द अबव लाइन, ठीक है, और फिर नीचे वाला अपने आप आपको पता लग जाएगा। क्लियर है बेटा? आगे बढ़े, यस सर। है ना। यस ध्यान रखना इंटरेस्टिंग है बट थोड़ा कंफ्यूजिंग मैटर चल रहा है, तो इसलिए मैं बड़े ध्यान से एक एक चीज अलग अलग मेंशन कर रहा हूँ। इस लेक्चर को आपके फिंगर टिप्स पे होना चाहिए नेक्स्ट क्लास में, तभी आएगा आपको मजा पढ़ने में कि हाँ आयनिक इक्विलिब्रियम मोस्ट टिपिकल लेसन ऑफ द केमिस्ट्री, +1 की केमिस्ट्री का बच्चों को सबसे मुश्किल लेसन लगता है। और अभी तक मुझे नहीं लग रहा कि आपको इसमें कोई प्रॉब्लम आ रही है ना। बट याद नहीं करोगे ना जब,
तब मैं आगे फिर बोलूंगा कंजुगेट एसिड ये है वो है, तो आप भूल जाओगे अरे कौन सा था कंजुगेट एसिड, कैसे देखते थे, समझ तो आ गया था बट याद नहीं है। और फिर जब मैं बोलूंगा तब वो ऊपर से जाएगा तो वो मैटर समझ में नहीं आएगा, तो आगे वाला सब साफ होता जाएगा। इस वजह से बच्चों को ये मुश्किल लगता है। तो इसलिए बोल रहा हूँ ये मैटर 100% नेक्स्ट लेक्चर में आपको याद होना ही चाहिए, ठीक है बेटा। तो पक्के तौर पर इसको याद कर लेना। आगे बढ़ते हैं। एम्फोटेरिक स्पीसीज, अब देखो एम्फोटेरिक स्पीसीज क्या होते हैं। एम्फोटेरिक स्पीसीज वो होते हैं सर जो तो एसिड के साथ बेस की तरह रिएक्ट करता है और बेसिस के साथ एसिड की तरह। यस ठीक है, तो जैसे वो कि एज, हाँ बिल्कुल, तो वो स्पीसीज विच कैन एक्सेप्ट एज वेल एज डोनेट, तो हम कह सकते हैं विच कैन एक्ट एज एसिड एंड एज वेल एज ए बेस। तो वो एसिड और बेस दोनों की तरह जो एक्ट कर सकें उसको हम बोलते हैं एम्फोटेरिक स्पीसीज। तो यहाँ पर HCl के अंदर एग्जांपल दे रखा है, HCl में वाटर, तो HCl क्या है, एसिड है नो डाउट, वाटर क्या है, बेस है नो डाउट। ये क्या बनेगा भाई, H पॉजिटिव आयन कहाँ पर वाटर के पास आया, कंजुगेट एसिड, ठीक है। और ये क्या बनेगा, कंजुगेट बेस, बेस। है ना। तो यहाँ वाटर बेस की तरह एक्ट कर रहा है नो डाउट, ठीक है। नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं अमोनिया वाली, ठीक है। ये रिएक्शन याद होनी चाहिए, अमोनिया यहाँ पर बेस है एसिड नहीं है, और वाटर एसिड की तरह बिहेव कर रहा है। पहले तो वाटर बेस था, ठीक है, और यहाँ पर वाटर एसिड बन गया। कैसे भाई, वाटर एम्फोटेरिक होता है, बस सीधी सी बात है। NH4 पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयन बनेंगे, ठीक है। इनके कंजुगेट एसिड ये है और कंजुगेट बेस ये है, ठीक है। कोई एक चीज भी दी हो सकता है बेस दिया ही ना हो, सिर्फ एसिड एसिड निकालना हो, या सिर्फ एसिड और बेस बेस दे रखा हो, कंजुगेट एसिड ना दिया हो। तो वाटर हियर, वाटर इज एक्टिंग एज एसिड एंड एज ए बेस, तो वाटर एम्फोटेरिक है, सो वाटर इज एम्फोटेरिक, यस। बस एग्जांपल याद होना चाहिए, पेपर में एग्जांपल लिखे बिना कोई कहानी नहीं बनेगी, तो एग्जांपल आपको लर्न रखना ही पड़ेगा नोटबुक पे। रिलेशन बिटवीन के ए एंड के बी, और के ए और के बी के बीच में रिलेशन, अब ये बात करेगा। तो के ए होता क्या है, हमने पहले भी एक कीवर्ड के ए वर्ड पढ़ा था, मैंने बोला था वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ही होता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर एसिड, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर बेस। तो अब मैं आपको एक सिंपल रिएक्शन का एग्जांपल लेके बताता हूँ। CH3, मान लो आपके पास एक रिएक्शन है, ठीक है, यहां से शुरू करता हूँ, CH3COOH, ठीक है, प्लस वाटर, इसमें अपा ने पानी मिला दिया हमने, ठीक है। तो ये बैकवर्ड भी जाएगी, हमें पता है वीक एसिड है तो बैकवर्ड रिएक्शन भी जाएगी सर डेफिनेटली। आपकी वॉइस कट रही है। वॉइस कट रही है, नो कट। नहीं कट, सही आ रही है, यस सर। ठीक है। बेटा आप अपने आप को रिफ्रेश कर लो फिर फटाफट, ठीक है, फिर हम आगे बढ़ते हैं। यस अंजलि बेटा, अभी आ रही है आवाज, यस सर। ठीक है। तो देखो अब जरा, हमने एक रिएक्शन ली है CH3COH और वाटर, तो इसके अंदर क्या करेंगे, CH3COO नेगेटिव बनेगा, H पॉजिटिव आयन इसने डोनेट कर दिया, प्लस H3O पॉजिटिव बनेगा, ठीक है। तो इसका अगर KC निकालना हो, कैसे निकलता है KC, याद है, प्रोडक्ट रेज टू देयर पावर ऑफ कंसंट्रेशन, है ना, वन है, डिवाइडेड बाय रिएक्शन। और दूसरा रेज टू प्रोडक्ट रेज टू देयर पावर ऑफ कंसंट्रेशन, ठीक है, इसकी पावर भी वन है, डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट्स। तो जो दोनों रिएक्टेंट हैं COOH, और इधर से उनकी ये, है ना, की पावर। हाँ पावर सबकी वन है, सारों का वन है, सब बैलेंस्ड है इक्वेशन, यस ठीक है। सर। सिंपल एग्जांपल ये अब देखो इसमें वाटर जो है, अब आप ध्यान दो अगर, तो वाटर जो है हम एक्सेस में लेते हैं ना, कोई एसिड है उसमें मैंने वाटर में उसको डिसोल्व किया, तो वाटर तो बहुत ज्यादा होगा, एसिड कितना होगा। डाइल्यूट कंसंट्रेशंस क्या होती हैं भाई, मैंने डाइल्यूट कंसंट्रेशन बताया था पिछले लेक्चर में कि 5% तक अगर आप नमक डालते हो तो डाइल्यूट माना जाता है। यस तो सर, 100, 0.5 से कम होती है जब वैल्यू अल्फा की। हाँ अल्फा की वैल्यू 0.5, 0.05 बेटा अल्फा, तभी 50 आएगा, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे 5 आएगा, हाँ तभी 5 आएगा। यस सर 0.05। हाँ अब सीधा याद रखो 5%, ज्यादा आसान है, अल्फा अपने आप बाद में 100 से डिवाइड करके निकाल लो, सिंपल है ना। एक चीज याद रखो जो आपको अच्छे से पता है तो वो बेटर रहेगी। अब देखो, तो
मुझे पता है कि मैंने डाइल्यूट, हम यहाँ पे हमेशा डाइल्यूट सॉल्यूशंस की बात करेंगे, कभी भी कंसंट्रेटेड सॉल्यूशंस की बात नहीं है, ये याद रख लेना। तो ये चीज जब कंफर्म होगी कि हमेशा डाइल्यूट की बात करनी है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, तो यहाँ हम डाइल्यूट की बात कर रहे हैं, बात खत्म। ठीक है, तो डाइल्यूट सॉल्यूशंस का मतलब है कि पानी ज्यादा और सोल्यूट कम, जो नमक वगैरह डाल रहे हैं ऐसे वगैरह, वो कम, वो 5% तक ही डल, 5 इसी रिएक्शन में 95% इंटैक्ट है। तो मैं कह सकता हूं ना कि मैं पानी को कांस्टेंट मान लूं, वो लगभग ना के बराबर यूज हुआ है ना। तो यहाँ पानी को भी कांस्टेंट मान सकते हैं, यानी वो उसकी वैल्यू कम नहीं हुई। तो पानी की अगर वैल्यू कम नहीं हुई है, ठीक है, तो मैं ये कह सकता हूँ कि उस कांस्टेंट को इधर ले आता हूँ। ठीक है, तो ये मैं लगा रहा हूँ Kc से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ वाटर को। ठीक है, वाटर की कंसेंट्रेशन। तो अब हमारे पास Kc क्या आ जाएगा, CH3COO नेगेटिव। ठीक है, ये ऊपर वाला सेम रहेगा, H3 जाएगा, CH3COOH की कंसेंट्रेशन, ठीक है, जो कि अनडिसोसिएटेड है। ठीक है, उधर वाला तो डिसोसिएट होगा, ये नहीं, ये अभी तक ये थोड़ा बहुत पड़ा हुआ है ऐसा कुछ। तो इन दोनों की मल्टीप्लाई को हम बोल देते हैं Ka, क्योंकि ये एसिड था। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर एसिड, ठीक है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर एसिड। यस बेटा, क्लियर है ये बात। Yes, sir. तो देखो सेम एज इट इज, अगर यहाँ एसिड की जगह बेस होता, वो भी पानी में घुलता, तो उसमें भी पानी कांस्टेंट होता, डाइल्यूट सॉल्यूशन होता, तो हम उसको बोलते हैं Kb, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर बेस। क्लियर है। Yes, sir. तो अब आगे देखते हैं, अभी इसमें अब हम इसको अच्छे से कर सकते हैं। तो ये रिएक्शन देखिएगा, कंसीडर दिस वीक एसिड एंड बेस रिएक्शन। तो यहाँ पर वो बोल रहा है HA कोई एसिड है, ठीक है, वाटर के अंदर डिसोल्व हुआ, तो उसने H3O पॉजिटिव और A नेगेटिव बना दिया। तो इसने Ka डायरेक्ट निकाल दिया। देखो क्या निकाला, प्रोडक्ट तो यही दोनों लिए हैं, ये ले लिया और ये ले लिया, रिएक्टेंट सिर्फ एक लिया HA। डिवाइड में देख लो आप, डिवाइड के अंदर सिर्फ HA लगा हुआ है, दिख रहा है ना। तो यानी वाटर से ये Yes, sir. मल्टीप्लाई कर, क्योंकि केस लगे। हाँ, केसी के अंदर वो वाटर से मल्टीप्लाई कर चुका है इसको। तो यानी दो कांस्टेंट जब आपस में मल्टीपल होते हैं तो एक नया कांस्टेंट बनता है, दैट इज के। ठीक है, तो वो नया कांस्टेंट उसने बना दिया सेम। अब देखो ये तो रिएक्शन नंबर 1, ठीक है, अब रिएक्शन नंबर 2 की बात करते हैं। तो रिएक्शन नंबर 2 में इसने क्या किया, ये कहता है कि जितना भी ये बना ए नेगेटिव, वो उसने यहां ले लिया है, तो वो भी पानी में घुला हुआ ना। ये बात समझ में आ रही है, ए नेगेटिव भी तो पानी में ही है। यस सर। तो वो जो पानी में ए नेगेटिव है एक्वस वाला, उसको, वो पानी में ऑलरेडी है ऑब्वियस है, लेकिन वो पानी से रिएक्शन करके उल्टा करेगा, करेगा ना, HA बनाएगा, बनाएगा HA, पानी से रिएक्शन कर रहा है, पानी से इसने H पॉजिटिव आयन ले लिया, तो पानी का क्या बच गया, OH नेगेटिव आयन बच गया। ठीक है, वो ऐसे नहीं कह रहा कि वो जो H3O पॉजिटिव था, इससे इसने H ले लिया और वो रिएक्शन रिवर्सिबल जा रही है। ठीक है, ये भी रिवर्सिबल जाती है, बट एक और काम करता है वो, ये वाली रिएक्शन रिवर्सिबल है डेफिनेटली, बट एक और काम करता है वो क्या करता है, पानी से वो ए नेगेटिव को, ए नेगेटिव पानी से H पॉजिटिव आयन ले लेता है और OH नेगेटिव प्लस क्या बना रहा है, HA बना रहा है। ये बात समझ में आ गई, ये रिएक्शन। Yes, sir. और ये कंजुगेट बेस की रिएक्शन है, याद रख लेना, ये कंजुगेट बेस था, ये कंजुगेट बेस है, ए जो है वो कंजुगेट बेस है। ठीक है, निकाल सकते हो आप कंजुगेट, आपको डायरेक्ट पता लग जाएगा। तो कंजुगेट बेस है ए। तो यहाँ अब इससे इसने के बी निकाल लिया, के बी, क्योंकि ये बेस था, ऑब्वियस है कंजुगेट बेस से, तो क्या निकला, प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट, बस वाटर को नहीं लिया, तो ये बन गई हमारी रिएक्शन। ठीक है, अब इसने तीसरे स्टेप में क्या किया है, अब तीसरे स्टेप को देखो ध्यान से, दोनों की मल्टीप्लाई कर दी, के ए और के बी की। ठीक है, ये दोनों रिएक्शन याद रखना जरूरी है, मल्टीप्लाई को याद रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप ऊपर से उठ के डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दोगे, जो कट रहा है कट गया। तो के ए और के बी क्या बचा, के ए एंड के बी की मल्टीप्लाई से H3O पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयन की मल्टीप्लाई, सिर्फ ये दो मल्टीप्लाई बची है, बाकी कुछ नहीं बचा। ठीक है, इक्वल कुछ नहीं है, और इन दोनों की मल्टीप्लाई को नया नाम दिया गया KW। H3O पॉजिटिव को H पॉजिटिव बोल सकते हैं ना, पानी में वो H पॉजिटिव होता है एक्चुअल में। क्लियर है। तो इस तरह से हमारे पास KW आ गया। यस बेटा, ये समझ में आया। सर केबी वाले एक बार दोबारा बता दो।
केबी वाले में देखो इसने क्या किया कि उस बेस को, कंजुगेट बेस को उठा लिया पहली रिएक्शन में से, रिएक्शन नंबर 1 में से कंजुगेट बेस उठा लिया इसने। ए नेगेटिव रिवर्स रिएक्शन तो कर रहा है ऊपर वाले में ही, लेकिन नीचे एक और काम करता है, वाटर से H पॉजिटिव आयन एक्सेप्ट कर लेता है। यहाँ वाटर से वो H पॉजिटिव आयन एक्सेप्ट करेगा। ये रहा वाटर, इसमें से क्या करता है वो H पॉजिटिव आयन एक्सेप्ट कर लेता है और यहाँ पर HA बना देगा, यानी एक H इसने एक्सेप्ट कर लिया तो HA बन गया H पॉजिटिव से, और बाकी वाटर में से क्या बचा, फिर वाटर में से OH नेगेटिव आयन बच गया। तो इस तरह की एक और रिएक्शन चलती है, यानी दो रिएक्शनें साइमल्टेनियसली चलती हैं यहाँ पे इस इक्विलिब्रियम में। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड इक्विलिब्रियम हो जाता है। ऊपर वाली रिएक्शन तो चल ही रही है और ऊपर वाली रिएक्शन में से एक प्रोडक्ट जो है एक नई रिएक्शन चला देता है, क्लियर है, पानी के साथ। तो इसलिए आपको दोनों रिएक्शन Yes, अच्छे से sir. याद करने हैं, है ना। और उसके बाद उसके पास में सीधा KW आ गया, K और KB की मल्टीप्लाई से जो वैल्यू होती है H पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव। तो KW एक्चुअल में क्या होता है भाई, वो होता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ये भी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है फॉर वाटर। देखो H पॉजिटिव और OH नेगेटिव से मिलकर क्या बनता है, वाटर बनता है। यस, क्लियर है बेटा। Yes, sir. तो सर इसको वहाँ हमने H3O प्लस को H प्लस लिखा है ना। हाँ, H3O प्लस क्या होता है, मैंने अभी पीछे बताया था ना कि वो अमोनिया जैसा स्ट्रक्चर होता है ट्राइगोनल पिरामिडल टाइप में। वाटर जब H पॉजिटिव आयन एक्सेप्ट कर लेता है तो उसको H3O पॉजिटिव, आप उसको H3O पॉजिटिव भी रहने दे सकते हो और उसे H पॉजिटिव भी लिख सकते हो, बट H पॉजिटिव कभी भी अकेला नहीं होता, वो हमेशा H3O पॉजिटिव की फॉर्म में होता है। बट यहाँ हमें उसे ये दिखाना था कि हमारे पास एक H पॉजिटिव है, एक OH नेगेटिव है, तो अगर मैं इन दोनों को जोड़ देता हूं तो दो वाटर बनेंगे, एक वाटर पहले वाला था वो निकल जाएगा और एक वाटर नया बनेगा। तो इसलिए उसने नीचे दिखा दिया कि H पॉजिटिव और OH नेगेटिव अकेले अकेले शो कर दिए, इसके साथ एक वाटर और है, तो इन दोनों को जोड़ते हैं तो वाटर का मॉलिक्यूल बन जाएगा। तो इसलिए इसे बोलते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर वाटर। यस बेटा, क्लियर है KW। Yes, sir. ठीक है, दैट्स इट। तो आज के लेक्चर में इतना ही था बेटा, दैट्स इट फॉर द टुडेज लेक्चर। मैं आपकी रिकॉर्डिंग ऑफ कर रहा हूँ और फिर आपसे डाउट लेते हैं, ठीक है।